हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जल ही जीवन है। और धीरे धीरे हम देखते हैं साल दर साल जिस प्रकार से जल की मांग हो रही है उतनी आपूर्ति नहीं हो रही है। मतलब कि मांग बढ़ती जा रही है और आपूर्ति कम होती जा रही है। यह अपने आप में एक चिंता का विषय है। कई लोग तो कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। इसका मतलब कि पानी का जो महत्व है वह साल दर साल बढ़ता हुआ ही दिखाई देते जा रहा है। महत्व क्यों बढ़ता दिखाई देते जा रहा है? महत्व तो उतना ही है। इंसान को जीवित रहने के लिए जितना पानी पहले पीना पड़ता था उतना अभी भी पीना पड़ता है। नहाने के लिए जितना पानी पहले चाहिए था उतना अभी भी। लेकिन संख्या बढ़ रही है, इंसानों की संख्या बढ़ रही है, उपयोग के कारण बढ़ रहे हैं। इसलिए जो इस जल की आपूर्ति है, स्पेशली बात करें स्वच्छ जल की, वह जो है उस अनुपात में हमें नहीं मिल रही है या तो कम होती जा रही है। आप तो जानते हैं जल संकट किस तरह से गहराया हुआ है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। ऐसे में अपने आप में एक पहली गणना हुई है भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। उस गणना को नाम है क्या है? जल गणना। सिर्फ जल गणना नहीं, जल निकाय गणना। जल निकाय गणना का मतलब क्या है, इंग्लिश में समझ लेते हैं। वाटर बॉडी सेंसस। जो वाटर बॉडी हैं उनकी गणना की गई है कि देश में कितनी वाटर बॉडीज हैं, कहां पे, किस राज्य में कितनी हैं, क्या स्थिति है, कहां पहले थी कितनी और कहां कुछ कमी आई है। उन सारी बातों को उसमें जानने का प्रयास किया गया है। कारणों का प्रयास किया गया है कि वाटर बॉडीज में कहीं पे अतिक्रमण हुआ है तो क्यों हुआ है, किन वाटर बॉडीज को शामिल किया गया है, किन को नहीं किया गया है, क्या आधार है इस वाटर बॉडी सेंसस के। इसको आज की खबर में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के ऊपर ही हमारी आज की पूरी खबर है। क्या बताती है जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट। खबर जो आई थी वह इस प्रकार थी कि इंडिया फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस, हाउ वाज इट डन एंड व्हाट डज द रिपोर्ट से। तो हम इसी रिपोर्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक एक बिंदुओं के माध्यम से। सबसे पहला बिंदु है इसमें चर्चा में क्यों है। यह रिपोर्ट चर्चा में क्यों है? सीधी सी बात है, रिपोर्ट अभी आई है, इस वजह से चर्चा में। जल निकाय क्या होता है उसका एक परिचय जानेंगे कि हम वाटर बॉडी किसे कहते हैं। इस बात को कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको इंग्लिश में अच्छे से समझ में आता है तो इंग्लिश में नाम याद रखिए। उसके बाद गणना का निष्कर्ष, मतलब ये कि जो सेंसस है ये, इसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है, क्या अहम जानकारियां हैं जो हमें समझ में आती हैं। उसके बाद हम देखेंगे जलाशयों का अतिक्रमण, जो ये वाटर बॉडीज है इनका अतिक्रमण किस प्रकार से किया जा रहा है, अतिक्रमण से क्या तात्पर्य है। यानी कि कहीं ना कहीं वे प्रभावित हो रहे हैं, वहां पे पानी की समस्या हो रही है, यानी कि पानी शायद है भी नहीं। उसके बाद महत्व क्या है इस सेंसस का, वह जानने का प्रयास करेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो इस टॉपिक पर आपकी पकड़ को और मजबूत करेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली बार भारत में इस प्रकार की एक गणना हुई है। और यह जो गणना है जल निकायों की पहली गणना के नाम से जानी जाती है। यह जो गणना हुई थी अभी हाल में इसकी रिपोर्ट आई है, लेकिन हुई कब थी? वर्ष 2018-19 के दौरान हुई थी। अब बात यह आती है कि यह जो जल है, इस जल की गणना के पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मांग और आपूर्ति के बीच का जो अंतर है बढ़ता जा रहा है। और जो सतत विकास लक्ष्य है एसडीजी, जो हमारे 17 सतत विकास लक्ष्य है 2030 के लिए, उसमें से एक सतत विकास लक्ष्य पानी से जुड़ा हुआ भी है। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक लक्ष्य है पानी से जुड़ा हुआ, जो बताता है कि सभी के लिए पानी और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करना एक लक्ष्य है। तो इसका मतलब हम तब सुनिश्चित कर पाएंगे जब हम अपनी वर्तमान स्थिति का पता लगा पाए, हम कहां पर खड़े हैं, उस बेंचमार्क का आइडिया लग पाए। उसके बाद हम उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं तभी हम समझ पाएंगे। इसलिए यह सेंसस महत्वपूर्ण हो जाता है। जल निकाय को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, जल निकाय का मतलब है जो सिंचाई या अन्य प्रयोजन के लिए प्राकृतिक या मानव निर्मित इकाइयां होती हैं। कौन सी इकाइयों की बात हो रही है? जैसे कि तालाब हो गया, टैंक हो गया, झील हो गया, ये सारे के सारे या तो प्राकृतिक हो या तो मानव निर्मित हो। जो इस सेंसस में शामिल किए गए हैं वो सिंचाई या अन्य प्रयोजनों के लिए हैं। अब देखिए वाटर बॉडी में किन चीजों को हम यहाँ पे शामिल किए हैं उसको समझ लीजिए। जैसे कि एक संरचना जहां बर्फ पिघलती है, जलधाराएं हैं, झरने हैं, बारिश है, और वहां से जल निकासी होती है। और उस जल निकासी का पानी हम कहीं पे जमा कर सकते हैं, या तो प्राकृतिक रूप से जमा हुआ हो या तो हमने जमा किया है। अगर वह कहीं ना कहीं जमा होता है, वह धारा, नाला या नदी
मुड़कर कहीं पे हम उसका संग्रहण प्राप्त कर पा रहे हैं, या तो प्राकृतिक तरीके से या तो अपने तरीके से, तो उसे हम क्या कहेंगे, जल निकाय कहेंगे। यह बात याद रखिएगा, ठीक है। तो जल निकाय के बारे में आपको पता चल गया मोटा मोटा किसे कहते हैं। इस सेंसस में किस वाटर बॉडी को शामिल नहीं किया गया है, किसे वाटर बॉडी नहीं माना गया है इस सेंसस के अनुसार, इस सेंसस के लिए, कि जिसे हम शामिल नहीं करेंगे। तो महासागर और लैगून को शामिल नहीं किया गया है। लैगून मतलब जो समुद्र के किनारे ही जो एक बहुत ही छोटी सी पेटी के द्वारा, जो स्थल पेटी होती है उसके द्वारा समुद्र से अलग होती है, वो कहलाता है, उसे शामिल नहीं किया गया है। महासागर को नहीं किया गया है। इसके अलावा देखिए, जो नदियां, नाले, झरने, नहरें जो पानी के किसी भी सीमित भंडारण के मुक्त रूप से बह रही, मतलब कि हमने पहले बात किया था वाटर बॉडी में कि कहीं ना कहीं से जो नदी है, नाले, झरने, ये कहीं ना कहीं से संग्रहित होते हैं। इसकी कोई धारा निकलती है, वो कहीं जाके संग्रहित होती है। लेकिन अगर संग्रहित नहीं होती है, मुक्त रूप से वह बह रही है, तो उसे, उस नदी, नाले या झरने को हम शामिल नहीं करेंगे। स्विमिंग पूल को भी शामिल नहीं किया गया है। स्विमिंग पूल इससे बाहर है, इस सेंसस से, क्योंकि हमें जिस पानी की आवश्यकता है, जिस प्रकार से पानी के इस्तेमाल की आवश्यकता है, वह स्विमिंग पूल का पानी तो नहीं है। एक परिवार या परिवार द्वारा अपने स्वयं के उपभोग के लिए जो पानी की टंकी बनाई जाती है घरों में, उसे भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। कच्चे माल या उपभोज के रूप में पानी की खपत के लिए कारखाने में जो मालिक द्वारा निर्मित पानी की टंकी होती है, उसका भी उपयोग नहीं किया जाएगा, मतलब कि उसे शामिल नहीं किया गया है इसमें। उसके अलावा जो खनन हो गया, ईंट भट्टे हो गए, निर्माण की गतिविधियां हो गई, वहां पर भी जो अस्थायी जल निकाय बनाया जाता है, वहां काम के लिए, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम के लिए, किसी खास प्रक्रिया के लिए, तो उस पानी को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। जो मवेशियों के लिए हम पानी की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए एक खुली पक्की पानी की टंकी बनाते हैं जहां मवेशी पानी पीते हैं, उसे भी इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें हैं जो शामिल नहीं की गई हैं। अब बात आती है, अब बची हुई जो चीजें थी, जितने थे, तालाब थे, झीलें थी, वो सब शामिल हैं यहाँ पे, टंकी थी, इनके अलावा जो शामिल नहीं की गई हैं। तो उस हिसाब से देश भर में कितनी वाटर बॉडी है, तो देखिए 24,24,540 जल निकाय हैं, वाटर बॉडी है पूरी गणना के हिसाब से पूरे भारत। अब इसमें सबसे ज्यादा देखिए कहां पे आपको दिखाई देंगे, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा 7.47 लाख, और सिक्किम में सबसे कम सिर्फ 134। अब देखिए जो पश्चिम बंगाल है, वहां पे सबसे ज्यादा कौन सी वाटर बॉडी देखने को मिलती है, तो तालाब और जलाशय सबसे ज्यादा है। अब पश्चिम बंगाल में देखिए कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा वाटर बॉडी है, तो जिले का नाम है दक्षिण 24 परगना। ये जिले का नाम है जहां पे सबसे ज्यादा जल निकाय हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है, तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं में अव्वल है। इस रिपोर्ट में यह बात भी हमें साफ साफ पता चली। रिपोर्ट की एक बहुत ही अहम बात है कि 97.1% जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में है। अब आप देखिए, वाटर बॉडीज की एक बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में दिखती है और केवल 2.9% शहरी क्षेत्र में है। शहर का विस्तार जिस तरह से हो रहा है, जिस प्रकार से वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस प्रकार से वहां जगह कम पड़ रही है, वहां पे वाटर बॉडी आप खुद सोचिए तालाब का होना कितना पॉसिबल है, लगभग ना के बराबर 2.9%, और एक तरफ 97.1%। भारत गांव में बसता है और गांव में बसने की वजह भी शायद यही है कि 97.1% वाटर बॉडी गांव में ही। इसके अलावा देखें अधिकांश जल निकाय कौन से हैं, तो तालाब है पूरे भारत में ओवरऑल की बात की जाए। उसके बाद टैंक मिलेंगे, जलाशय मिलेंगे, जल संरक्षण जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उससे जो जल संरक्षण योजनाओं से पानी बचाते हैं, वो लीकेज टैंक हो गया, चेक डैम हो गया, झीलें हो गई, ये क्रम यही रहेगा। तो देखिए सबसे ज्यादा क्या है जल निकाय में, तालाब है। अब बात आती है इसमें कि कुछ और जानकारी हम जान लें। पहले नंबर पे हमने जाना कि सबसे ज्यादा कहां पे है, पश्चिम बंगाल में है, 7,47,480। उसके बाद सबसे ज्यादा वाटर बॉडी कहां देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है 2,45,087। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है 1,90,777, फिर ओडिशा, फिर असम, फिर झारखंड, फिर तमिलनाडु। उसके बाद स्टेट यूटीज विथ लीस्ट वाटर बॉडीज, सबसे कम वाटर बॉडी ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम है सिक्किम में, हमने पहले भी देखा था 134। उसके बाद चंडीगढ़, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अब चलिए जलाशयों का अतिक्रमण भी देख लेते हैं। जलाशयों के अतिक्रमण से सीधा मतलब है कि जो वाटर बॉडीज हैं बहुत सारी,
उनका अतिक्रमण कर लिया गया किस प्रकार से कि उसका उपयोग किसी अन्य कार्य में होने लगा। मुख्य काम क्या था, वहां पे पानी का संग्रहण होना चाहिए था, लेकिन वह पानी का संग्रहण नहीं हो रहा है बल्कि कुछ और हो रहा है। इस बात को समझना होगा। तो यह जो पानी के संग्रहण की जगह कुछ और कार्य हो रहा है या कुछ हो ही नहीं रहा है, जिस कार्य के लिए वाटर बॉडी थी वो वाटर बॉडी अब रह ही नहीं गई एक तरह से, तो उसमें हम देखें तो 1.6% पर अतिक्रमण हुआ। जितनी वाटर बॉडीज थी उसमें 1.6% पर अतिक्रमण जो हमें दिखता है, उसमें भी देखिए सबसे ज्यादा अतिक्रमण कहां पे है, 95.4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 4.6% शहरी क्षेत्रों में। जो तालाब दिखाई देते थे पहले वो दिखाई नहीं देते, वहां पानी ही नहीं है, तालाब की खुदाई हो गई, तालाब ही खराब हो गए, वहां कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे शहरों में कहीं घर बन गए, कॉलोनियां बन गई, बस्ती बन गई। अभी कोई एक उदाहरण देख रहा था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, वहां एक तालाब था, 1950 के रिकॉर्ड में दर्ज था कि यहाँ एक तालाब है। अब वहां पे आधी जगह पे बस्ती है, छोटा सा गड्ढा बचा है और कुछ नहीं बचा वहां पे। तो यही बातें हैं जो बताती हैं कि किस प्रकार से अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमणों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत जलाशय के 75% से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। अब देखिए एक बात, महत्व क्या है, हमने सेंसस देख लिया, इसकी रिपोर्ट देख ली, लेकिन इस रिपोर्ट का देखिए महत्व क्या है। सबसे बड़ा महत्व यही है कि जो हमारे नीति निर्माता है यानी कि पॉलिसी मेकर हैं, जब वो कोई पॉलिसी बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे जल संसाधन प्रबंधन और संरक्षण के बारे में उन्हें डेटा रहेगा, उनके पास वो डेटा रहेगा कि वो सोच सके कि हमें कैसी पॉलिसी बनानी है कि जल का संसाधन का प्रबंधन हो सके, उसका संरक्षण हो सके। उसी के अलावा दूसरी बात यह कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताएं हैं और जो अतिक्रमण है, किसकी अतिक्रमण की बात हो रही है, जो वाटर बॉडीज में जो अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण के लिए हम प्रभावी उपाय कर सकें, देख सकें और जो वाटर बॉडी अभी हम बचा सकते हैं उसे बचा सकें। ये आगे के लिए हम इस पे कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए जल संसाधनों के भविष्य के आकलन के लिए हमारे पास एक बेंचमार्क आ गया। जो बात मैंने कही थी कि भविष्य में उनकी क्या स्थिति होती है हमें तब पता चलेगा जब वर्तमान स्थिति उनकी पता हो। तो जब हमारे पास वर्तमान स्थिति पता होगी तो भविष्य की स्थिति में क्या अंतर आता है हम उसे महसूस कर सकेंगे और उसे हम कंट्रोल कर सकेंगे। हम देख सकेंगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर हम सही दिशा में जा रहे होंगे तो ये जो वाटर बॉडीज हैं इनकी संख्या कम नहीं होगी। इस पहली गणना के हिसाब से हमें ये बात पता रहेगी हमेशा के लिए। तो ये जो महत्व है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वाटर बॉडी की इस रिपोर्ट को जानना आपके लिए जरूरी था। अब बात करते हैं एक अभ्यास प्रश्न की जो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। क्या है वो, भारत की पहली जल निकाय गणना के आधार पर सबसे ज्यादा जल निकाय वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।